हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में आगे चलते हैं। देयर इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। फर्स्ट पॉइंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं? एनसीआर, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं एनसीआर, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया एन और आर, इसका भी मतलब एनसीआर होता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देंगे सी आर एंड एन विल बी अंडरस्टूड के एन आएगा। एंड दिस इज डिफाइंड एज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उसका ऊपर फैक्टोरियल लिखा, नीचे वाले का नीचे लिखा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और बाय डेफिनेशन इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया कि ये होता क्या है, एनसीआर होता क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन है, उसमें से हमें आर सेलेक्ट करना है, तो कितने कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे वो ये काउंट करके देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, O1, O2, O3, O4, O5, और इसमें से मान लिया हमें 3 सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? अगर 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, 5C3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। दैट विल बी इक्वल्स टू 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन 3, 2, 1 इंटू 2, 1। तो 3, 2 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया। ठीक है, ये हमें 10 क्या बता रहा है कि इन 5 ऑब्जेक्ट से अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ये ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि एक आ गया, मान लिया हमने O1, O2, O3 सेलेक्ट किया, ये एक तरीका हो गया 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। फिर O1, O2, O4, ये दूसरा तरीका हो गया O1, O2, O5, ये तीसरा तरीका हो गया। फिर O1, O3, O4, O1, O3, O5, फिर O1, O4, O5। ये ठीक है, ऐसे करके अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने तरीके आ जाएंगे? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके तो ये आगे 4 और आ जाएंगे। जैसे O2, O3, O4, O2, O3, O5, ऐसे करके 4 और आ जाएंगे। ये ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेज। अभी हमें इस चैप्टर में इससे कोई मतलब नहीं है। ये ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें तो ये पता होना चाहिए कि एनसीआर का डेफिनेशन क्या है, ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल और आ जाएगा। ठीक है, बस नंबर ऑफ वेज से तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने बोला कि ये काम करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, तो वो जो नंबर ऑफ वेज हैं वो एक इंटीजर होगा। तो एनसीआर बेसिकली विल बी एन इंटीजर। ठीक है, ये एनसीआर जो है वो एक इंटीजर होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हमसे बोला जाए कि NC(n-r) कितना होगा, तो इसी रूल के हिसाब से ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, फिर इसमें से इसको घटाया, तो n में से अगर n-r को घटाया तो हम इसको बोल सकते हैं r फैक्टोरियल। अब ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन एक ही चीज़ है, बस इसमें उल्टा लिखा है। यहाँ पे आर फैक्टोरियल पहले लिखा है, ये दोनों एक ही बात है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एनसीआर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या अपना, NC(n-r) और एनसीआर बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने लिखा 10C3 और 10 में से अगर हम 3 को घटा दें, ऊपर तो 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसमें से 10 में से 3 को घटा दें 7, तो ये दोनों बराबर ही आएगा। क्योंकि ये भी 10 फैक्टोरियल फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल
और ये 10 फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल बराबर ही आएगा। 10 फैक्टोरियल बराबर है 3 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए NCR और NC n-r बराबर होगा। ठीक है, फिर नोट, अगर मान लें कहीं ऐसे लिखा है अल्फा प्लस बीटा का फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इनटू बीटा फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चल के जैसे हम मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारे पास कभी फैक्टोरियल आएगा, कभी NCR आएगा, तो कभी इधर से इधर जाना होगा, कभी इधर से इधर जाना होगा। तो दोनों वेज में आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या चल रहा है। तो अगर ऐसे कोई फैक्टोरियल्स लिखे हैं तो अल्फा और बीटा का जो सम है अगर वो ऊपर लिखा है, ये ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, इन दोनों का सम ही ये लिखा है, n-r और r को जोड़ेंगे तो n ही आएगा। अगर ऐसे लिखा है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा c, और नीचे जो है वो अल्फा और बीटा में से कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, भले ही अल्फा लिख लो और भले ही बीटा लिख लो, दोनों एक ही बात है, इस फॉर्मूले से। अभी तक हमने क्या क्या बोला, NCR इज ए बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक तो इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, दूसरा अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें लैंग्वेज में तो इट इज़ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसका हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया कि एक तो हम ऐसे मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, टोटल तरीके 10 आएगा, और वही आंसर कैसे आ जाएगा 10C 5C3 करके, अगर 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है तो 5C3 करके भी वही आंसर आ जाएगा। फिर हमने बोला कि बिकॉज ये नंबर ऑफ वेज है इसलिए ये इंटीजर होगा, NCR विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, फिर हमने इसको डिफाइन कैसे किया, NCR में ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, फिर इन दोनों के डिफरेंस का एक फैक्टोरियल और आएगा, एंड इसी की वजह से क्या हो जाएगा कि NC n-r और NCR बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नोट 2, अगर मान लिया NCX एंड NCY बराबर है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, या तो x और y बराबर होगा, या तो ऐसे लिखा होगा 20C5 बराबर 20C5, या फिर 20C5 बराबर 20C15 भी होता है, 20 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो इसमें दोनों केस पॉसिबल है। दिस इम्प्लाइज आइदर x इज इक्वल्स टू y और x प्लस y इज इक्वल्स टू n, या फिर x प्लस y n के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, नोट 3, फॉर NCR टू बी डिफाइंड, NCR को डिफाइन कब NCR डिफाइन कब होगा, कंडीशन 1 कि जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड कंडीशन 2 मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई एक आध कंडीशन से काम नहीं चलेगा, r जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 नेगेटिव नहीं चलेगा, 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन 3 n छोटा नहीं होना चाहिए, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ये नेचुरल नंबर, r होल नंबर, एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, मतलब अपर सबस्क्रिप्ट लोअर सबस्क्रिप्ट से छोटा नहीं हो सकता। वो तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, हमने इसको डिफाइन कैसे किया, इट इज़ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 5 ऑब्जेक्ट में से, तो 5 में से 10 थोड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है वो 10 या 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी उसमें से 10 निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऊपर जो नंबर है वो इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, जहाँ पे डिफाइन होता है उसको डोमेन बोलते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, चलो फर्स्ट पार्ट 20CX
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है ही ऑलरेडी ये, ठीक है। नीचे जो नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे जा सकता है, बट इससे छोटा रहना चाहिए। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अगर इसका वैल्यू 20 है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जा सकता है, तो x बिलोंग्स टू, सीधा सीधा ही आंसर दिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 2 ऐसे करके अप टिल 20 तक, या क्या, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर हम लिखें x C10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x ऊपर नेचुरल नंबर होना चाहिए पहली बात, नीचे होल नंबर होना चाहिए, तो इस बार नीचे वाला फिक्स्ड है 10, तो अगर ये 10 फिक्स्ड है तो इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि ये इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू 10 से छोटा नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू क्या होगा, या तो 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, तो ऐसे करके x बिलोंगिंग टू 10 11 12 13 ऐसे एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसमें एक पार्ट और, थर्ड 2x C 15 माइनस 2x, इस बार दोनों जगह वेरिएबल ले लिया, तो इसके डोमेन के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो 2x एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि x नेचुरल नंबर बाई 2 टाइप होना चाहिए। नेचुरल नंबर बाई 2 का मतलब क्या है कि अगर हमने n की वैल्यू 1 लिया तो x हाफ हो सकता है, ठीक है, फिर n का वैल्यू 2 लिया तो 1 हो सकता है, फिर 3/2 4/2 5/2 6/2 ऐसे चल जाएगा, तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे एक तो, और दो इंटीजर्स के जो जस्ट मिडिल वाला है, मिड पॉइंट, वो भी आ जाएगा, हाफ 3/2, ये सब जस्ट मिडिल में आएगा 1 और 2 के बीच में। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा 15 माइनस 2x होल नंबर होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि 2x 15 माइनस होल नंबर होना चाहिए, x 15 माइनस होल नंबर बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। चलो फिर जो ऊपर नंबर लिखा है 2x, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 माइनस 2x। अच्छा, होल नंबर का मतलब ये भी है कि 15 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इंटीजर के साथ साथ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में तो ये 1.5 भी हो जाएगा, बट वो इंटीग्रल वैल्यूज़ ही लेंगे, ये ठीक है, ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल वैल्यूज़, तो 15 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या होगा, x पे बाउंड आ जाएगा कि x जो है वो 15/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक कंडीशन ये हो गया कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 माइनस 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15/4, ठीक है। अब देख लो भाई किसने क्या क्या बोला। फिफ्टीन माइनस 2x को देखो, अगर इंटीजर होना है तो ऑफकोर्स 2x इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा। अगर यहाँ मान लिया 2x का वैल्यू 1/3 आ जाए तो 15 माइनस 2x इंटीजर होगा ही। तो एक तो यहाँ से 2x इंटीजर होना चाहिए, वही यहाँ से बोलना है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसकी वजह से तो ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो 15/2, तो 15/2 मतलब 7.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब एग्जैक्टली लिख लेते हैं, हाँ मतलब 3.75, ठीक है। अब इसने तो देखो, जैसे ये बेसिकली 1.5 है, ये बेसिकली 2.5 है, तो 3.5, ये ठीक है, ये 3.75 है, तो 3.5 से ज़्यादा है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो इसने तो बोला ना 0.5 1 1.5 2 ऐसे करके ये वाली वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसने बोला कि 7.5 से ऊपर नहीं जा सकते, इसने बोला कि 3.75 के नीचे नहीं जा सकते।
तो अब वैल्यू क्या बची, x की फिर 4 आया, 4.5 आया, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, ये आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्योंकि इसमें सारे इंटीजर आ जाएंगे, 0.5 वाले आ जाएंगे। तो 4, 5, 6, 7 ये आ गए एंड 0.5 वाले आ गए। इसने बोला कि 7.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यही आंसर हो गया। इसने बोला कि x इससे बड़ा रहना चाहिए वरना ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली x बिलोंग्स टू 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5। अच्छा, वैसे हमने लिखने के लिए यहाँ पे तो लिखा है x लेस देन इक्वल्स टू 7.5, तो इसके हिसाब से तो 7.4 भी हो सकता है, 7.3 भी हो सकता है, बट हमने इसका इंटरसेक्शन लिया है इन वैल्यूज़ के साथ कि इसके हिसाब से भले ही 7.4 हो जाए बट यही वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि यही एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हमने 7.4 ये सब लिया नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स ये इंटीजर भी होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा नोट 3। नोट 4, नोट 4 में क्या है, तुम ऐसे देखो, मान लिया ऐसे लिखा है 10c3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमने एक ऐसा चीज़ बताया था, जैसे मान लिया 20 फैक्टोरियल लिखा है, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 20 तक का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 19 तक का प्रोडक्ट है, तो इसको लिखे हमने 19 फैक्टोरियल इंटू 20, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि 20 को हमने बाहर निकाल दिया, अगले वाला जो फैक्टोरियल है वो लिख लिया। अब इसको फिर वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 19 को हमने बाहर निकाल दिया, तो 20 इंटू 19, अगले वाला फैक्टोरियल लिख लिया 18, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो 20, 19, 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रूल से ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अगला फैक्टोरियल 7। कितना भी एक एक घटा के लिखते जाओ, जहाँ पे रुके उससे अगले वाले का फैक्टोरियल लिख दिया। तो यहाँ पे बस एक ही पे रुक गए तो अगले वाले का फैक्टोरियल लिख दिया 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे 10, 9, 8 3 पे रुके तो उससे अगले वाले का फैक्टोरियल लिख दिया 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 10, 9, 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मैनिपुलेशन भी अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कि अगर 10c3 लिखा है तो ऊपर वाले 10 को एक एक घटा के 3 टर्म तक लिखा। 3 टर्म तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ये। ठीक है, 3 टर्म तक लिखा अपॉन केवल इसका फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल नहीं लिखा क्योंकि डिफरेंस का फैक्टोरियल ही हमने कैंसिल कर दिया। तो इस लॉजिक से अगर मान लिया 17c4 है तो 17, 16, 15, 14 4 टर्म तक घटा के लिखा अपॉन इसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब मान लिया कहीं ये लिखा है 21c18, तो अब मैं बोलूँ कि 21 को एक एक घटा के 18 टर्म्स तक लिखा अपॉन 18 फैक्टोरियल किया, तो दिस इज नॉट डन। ये ठीक है, ये तो मज़ा नहीं आया। 18 तक क्यों घटाएंगे, यहाँ पे हमारी हेल्प कौन करेगा, वो वाला फॉर्मूला कि NCR इज इक्व टू NCN माइनस R होता है। ठीक है, मतलब ऊपर 21c, नीचे इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, दैट इज 3।
अब ये 3 छोटा नंबर आ गया, अब आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 21, 20, 19 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे कैलकुलेट करें। तो इसलिए अगर NCR है तो हम n, n-1, n-2 ऐसे एक एक घटा के लिखा r टर्म्स तक, अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, अपॉन r फैक्टोरियल। ये आएगा। अब इस बाइनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर हम बाद में दोबारा आएंगे इसी चैप्टर के अंदर। अब तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं पहले, ठीक है। अभी के लिए हमारे लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये इंटीजर है NCR, लिखने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो x प्लस वाई रेज टू पावर n बराबर NC0 x रेज टू पावर n, NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 ये आएगा। क्या हो रहा है इस एक्सपेंशन में, देखो x प्लस वाई रेज टू पावर n अगर ऊपर लिखा है, ऊपर पावर अगर n है, मान लिया n का वैल्यू 10 है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स डिफाइन हो जाएंगे? आंसर इज 11। अगर अपर सबस्क्रिप्ट 10 है तो NCR में लोअर सबस्क्रिप्ट जो है, अगर ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला नंबर 0 से 10 तक जा सकता है, ठीक है। 10C0, 10C1, 10C2 ऐसे करके 10 तक जा सकते हैं, 10C10 तक जा सकते हैं। कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन हो जाएंगे? 11। तो वैसे ही अगर ऊपर पावर n है तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स डिफाइन हो जाएंगे? n+1, मतलब NC0, NC1, NC2 ऐसे करके NCn तक। तो इस एक्सपेंशन को लिखने का तरीका क्या है कि पहले तो वो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये है क्या? ये है बेसिकली, अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है, तो वो हमें पता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई का क्यूब क्या है, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इसके बराबर है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई की पावर 5 क्या है, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, इसको चारों टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको चारों टर्म से, फिर इसको चारों टर्म से। तो ऐसा करने से 12 टर्म्स आ जाएंगे, 4 4 4। उनमें से काफ़ी टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें सेम चीज़ लिखी होगी, एक्स और वाई सेम पावर में लिखे होंगे, उनको क्लब कर लिया तो टोटल यू विल फाइंड के 6 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। बट इसी से तो मैं समझ में आएगा दिस विल बी ए वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इसको लिखने का इसके हिसाब से ये, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करने की बजाय ये उसका जनरल फॉर्मूला हो गया कि अब x प्लस वाई रेज टू पावर n लिखना है, तो कैसा भी n हो, कितना भी n हो, इस हिसाब से लिख सकते हैं। ये हिसाब क्या है कि पहले सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लो इस नंबर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। n ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लिए। फिर हमने क्या किया कि जो पहले वाला नंबर है
उसकी हाईएस्ट पावर ये n से चालू किया x⁴n, दूसरे का पावर कुछ नहीं आया, और इसका एक एक पावर घटाते हुए चले गए। ठीक है, जो दूसरा नंबर है y, उसकी ऐसे बोल सकते हैं 0 पावर से चालू किया, y⁴0 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखा है, उसका एक एक पावर बढ़ाते हुए चले गए। सही है, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मेरे को लिखना हो कि ये क्या होगा, तो हमने क्या बोला, इसको एक्सपेंड करने के लिए पहले सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लो, 5c1, 5c2, 5c4 एंड 5c5, इतने ही बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, प्लस प्लस। फिर जो पहला नंबर x है उसकी हाईएस्ट पावर से चालू किया x⁵5, फिर उसकी एक पावर कम किए, दूसरे वाले से लिखा, फिर उसकी एक पावर और कम किया, दूसरे वाले का एक और इंक्रीज़ कर दिया, फिर एक और कम, फिर एक और कम, एंड देन लास्ट में y⁵5। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, ये और हम याद कर सकते हैं नोट, NC0 और NCN, NC0 एंड NCN दोनों बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1। ठीक है, ऐसे ही NC1 एंड NCN-1 दोनों बराबर होगा, किसके बराबर होगा, n। ठीक है, कहाँ से आया, यहाँ से आया n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, तो एक n बाहर निकाल दें तो ऐसे आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, ये कैंसिल हो गया तो इसलिए n आ गया। ठीक है, इतना तो कम से कम याद कर लें कि NC0 और NCN, n कर लो चाहे कुछ भी हो, अगर ये 0 है या हाईएस्ट है तो 1 ही आएगा, NC1 NCN-1 n ही आएगा। तो ऐसे अगर NC2 तो वो आ जाएगा n(n-1/2)। ये तो बेसिकली वही है कि ऊपर वाले को NC2 लिखा है तो ऊपर वाले को घटा के 2 टर्म तक लिखा अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसमें कम से कम ये दोनों पार्ट याद कर लें। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे NC0 है तो ये 1 होगा, और ये NCN है ये भी 1 होगा, तो ये हो गया x⁵5 और ये हो गया y⁵5। ठीक है, फिर NC1 या इन दोनों का डिफरेंस n-1, दोनों n के बराबर होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 5, तो 5c1 5 होगा, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 5, एंड ये NCN-1 है। ठीक है, 5c4 जो है वो NCN-1 है, तो इसका वैल्यू भी 5 होगा इंटू y⁴। 5c2 इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, 5c2 और 5c3 बेसिकली बराबर ही होगा, NCR बराबर NCN-R, 5 में से 2 गया 3 आ गया, तो वो भी वैल्यू बराबर ही आएगा। तो 5c2 में 2 छोटा है, इधर से कैलकुलेट किया कि ऊपर वाले 5 को 2 घटा के लिखा, तो बस 5 × 4, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो अगर इसको कैंसिल किया तो 10 आ जाएगा। सो दिस टर्म विल बी 10 × x³ प्लस ये भी 10 × x² ये जनरल तरीका हो गया। समझाने में टाइम लगा, ऑफ कोर्स व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल विद इट देन यू कैन राइट इंस्टेंटली इन अ स्ट्रेट लाइन, इन ए लाइन। x + y⁵5 लिखा है तो उसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर x + y⁵7 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। x⁻10 लिखा होगा तो टोटल 11 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि अगर यहाँ पावर 3 है तो देखो 4 टर्म है, 2 है तो 3 टर्म है, 5 है तो ये टोटल 6 टर्म्स है। मतलब जितना ही पावर होगा उससे एक ज़्यादा ही आएगा। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर NCR है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें, तो जो ऊपर n लिखा होगा उससे एक ज़्यादा बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन होगा, क्योंकि NC0, NC1, NC2 ऐसे करके NCN तक जाएगा। तो टोटल कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन होंगे, n+1, तो उतने ही टर्म्स आ जाएंगे। तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा
कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऐसे करके गिने कि 1 2 3 ऐसे करके गिने तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे n+1, एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे इसमें पावर 5 है तो 6 टर्म्स हो गई, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि इसमें तुम जैसे इसमें देख सकते हो कि 5c0 और 5c5 बराबर है। ठीक है, फिर इधर से गए दूसरा टर्म, दूसरा कोफिशिएंट, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या है, दो, तो दो वेरिएबल हैं, दो टर्म का एक्सप्रेशन जो होगा उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अगर इसमें एक्स वाई जेड 3 होता है तो हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और खूब सारे होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू थीटा इतने होते, फिर हम इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3 का एक्सप्रेशन, और मल्टीनोमियल मतलब मल्टी वेरिएबल का एक्सप्रेशन। मल्टीनोमियल में कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमने पहले क्या बोला कि इधर से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और इधर से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा। दिस इज नथिंग बट बेसिकली NCR बराबर NCn-R, ये वाला फॉर्मूला है। फिर इधर से दूसरा 5c1, इधर से दूसरा 5c4, दोनों बराबर हैं, दोनों का वैल्यू 5 5 है। इधर से तीसरा 5c2, इधर से तीसरा 5c3, ये दोनों भी बराबर हैं 10 10 वैल्यू। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्सपेंशन के लिए, ये जो एक्सपेंशन लिखा है इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स x+1 होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कोफिशिएंट्स हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट विल बी इक्वल, दोनों तरफ से कोफिशिएंट बराबर ही होगा। सही है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे x और y की पावर का सम कितना है n, क्योंकि y की पावर 0 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इन दोनों का सम कितना है n, फिर इन दोनों का सम कितना है n। जैसे यहाँ पे 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, यहाँ पे भी 3, तो अगर ये पावर 3 है तो हर टर्म में x और y की पावर का सम 3 ही आएगा। अगर ये पावर 5 है तो हर जगह 5 ही आएगा, 4 और 1 5, 3 2 5, 2 3 5, फिर 5, ऐसे करके। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसी को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंड करने का रूल क्या था कि पहले हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लिए सारे फर्स्ट, फिर हमने क्या किया, जो पहला नंबर लिखा है x, उसकी हाईएस्ट पावर से चालू किया n से, एक एक घटाते गए, दूसरे वाले की एक एक पावर बढ़ाते गए 0 से चालू करके, तो y⁻0, y⁻1 एंड सो ऑन। अब देखो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y + x⁻n, दोनों की बात है। तो इसी रूल से अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये तो आ जाएगा NC0 y⁻n, पहले वाले की हाईएस्ट पावर। अब इसको एक एक घटाते रहे, प्लस NC2 इंटू y⁻n-2 इंटू x² प्लस एंड सो ऑन। ये ठीक है, याद आएगा NCn-1 y⁻n-1 इंटू x इंटू और ये आ जाएगा x⁻n, ऐसे आ जाएगा। ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों एक्सपेंशन बराबर हैं तो इसमें देखो y⁻n के साथ क्या लिखा है NC0 और ये y⁻n के साथ लिखा है NCn, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो NCn और NC0 वैसे बराबर ही होता है। ठीक है, इसलिए भी हम क्या बोलेंगे, अब ये वाला जो टर्म है वो इधर आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो उसके लिए उनके कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। तो NC1 एंड NCn-1 ये दोनों बराबर होना चाहिए। परफेक्टली फाइन। ठीक है, होता ही है NCR बराबर NCn-R, यहाँ से भी उसका प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये एक्सपेंशन है तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी NCR बराबर NCn-R आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लिया हमें ये एक्सपेंशन दिया जाए, माने हमसे पूछ रहा है कि x+y⁻n में दूसरा टर्म बताओ। ये ठीक है, इसके एक्सपेंशन में दूसरा टर्म बताओ,
तो देखो थियोरेटिकली दूसरा टर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो अलग अलग टर्म है। वो तो डिपेंड करता है कि हम ऐसे एक्सपेंड करना भी मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, ऐसे एक्सपेंड करना भी बिल्कुल सही है। तो हम आंसर ये बताएंगे या ये बताएंगे। देखो IIT JEE में तो ऐसा फ्लॉ वाला क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं, ठीक है। या फिर हम इसको एक्सपेंड करके एक टर्म लिख के बता दें। अगर इसमें मैंने पहला टर्म ये लिख दिया, फिर प्लस डॉट 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 कर दिया, फिर हमने बोला कि पांचवा टर्म बताओ, तो पहला टर्म लिखने से मेरे को ये पता लग जाएगा कि x की हाईएस्ट पावर से चालू करना है, उस पर एक एक कम करना है, ठीक है। या फिर अगर हमने पहला टर्म ऐसे लिख रखा है तो फिर मेरे को पता लग जाएगा कि y की हाईएस्ट पावर से चालू करना है। तो अगर एक टर्म लिख दिया फिर तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है क्वेश्चन में, फिर तो हम बता ही सकते हैं कि जो भी पहला टर्म लिखा है उसी के हिसाब से देख लिया कि पांचवा टर्म कौन सा आएगा, अगर उसने पांचवा पूछा है। अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा, केवल ये बोला कि x प्लस वाई रेस्ट पर n में फिफ्थ टर्म क्या होगा, x प्लस वाई रेस्ट पर n का फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिर हमारे थियोरेटिकल आंसर दो हो सकते हैं कि अगर हम x की हाईएस्ट पावर से चालू करें तो एक आंसर आएगा, y की हाईएस्ट पावर से चालू करें तो दूसरा आंसर आएगा। ऐसे दो आंसर हो सकते हैं। और अगर फिर भी ना दे रखा हो, ये ठीक है, बोर्ड की बात हो, एक ही आंसर देना है, तो फिर जो पहले लिखा होगा, जो मतलब अगर उसने ऐसे लिखा होगा तो इसकी हाईएस्ट पावर से चालू करके वी विल गिव द फिफ्थ टर्म। चलो अब लिखते हैं नोट 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन बराबर n+1, ठीक है। नोट 2, sum of exponents of x and y in each term is equals to n, ठीक है। यहाँ पे x और y की पावर जोड़ लो, इसमें जोड़ लो, इसमें जोड़ लो, हर जगह n ही आएगा। फिर नोट 3, कोफिशिएंट present at equal distance from start or from end will be equal। मतलब इधर से चालू कर दो चाहे उधर से चालू कर दो, जो इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट है, जैसे इधर से पहला उधर से पहला NC0 NCN वो दोनों बराबर होगा, या इधर से दूसरा उधर से दूसरा वो दोनों बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो कोफिशिएंट प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल। यहाँ पे बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, NCR बराबर NCN-R, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और नोट 4 क्या बोल सकते हैं, TR+1, ये ठीक है, R+1th टर्म, तो R अगर हमने 0 रखा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, विल बी NCR x⁻n−r इंटू y⁻r। ये कौन सा टर्म है, R+1th टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें R की वैल्यू कहाँ से चालू करेंगे, 0 1 2 और n तक जाएंगे, ठीक है। तो जब R बराबर 0 रखेंगे तो 0th टर्म थोड़ा है, 0 रखने पे तो ये 1 आएगा, तो ये T1 बनेगा, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो वी कैन ऑब्जर्व कि जितना भी R का वैल्यू यहाँ रखने हैं उससे एक फालतू नंबर वाला टर्म आ रहा है। तो जैसे अगर ये 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये 1 है तो ये सेकेंड टर्म है, अगर यहाँ 2 है तो ये थर्ड टर्म है। या उल्टा बोला इसको कि अगर हम बोले कि T11 चाहिए, 11वां टर्म क्या होगा, तो NC एक कम लिखेंगे 10, ठीक है।
फिर x की पावर y की पावर, जो 10 यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा n-10। अगर इस तरीके से एक्सपेंड करें तो ठीक है, अगर ये 11 है तो ये 10 होगा, ठीक है। 11वां टर्म जो होगा उसमें NC 10 आएगा, क्योंकि पहले टर्म में NC 0 आएगा। नोट 5, मान लिया हमने लिखा x प्लस वाई रेज टू पावर n बराबर NC0 ठीक है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, लास्ट टर्म तक। अगर इसमें हम y की जगह माइनस वाई रख दें, ठीक है, y की जगह माइनस वाई रख दिया तो याद आएगा NC0 x रेज टू पावर n। y की जगह माइनस वाई रखने से यहाँ माइनस आ जाएगा n-1 इंटू वाई। इसमें y की जगह माइनस वाई रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है तो वो ऐसे ही रहेगा। क्यूब में फिर -12 आ जाएगा, या क्या, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर हम कर दें ऐड, तब तो आ गया x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस बराबर, ऐड करने पे ये ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी के जो टर्म है वो डबल हो जाएंगे, तो इसका डबल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NC0 x रेज टू पावर n प्लस NC2 NC4 x रेज टू पावर n-4 इंटू वाई रेज, ये आएगा, ठीक है। और अगर इसको मान लिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो पहले कैंसिल हुए थे वो ऐड हो जाएंगे और जो ऐड हुए तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n बराबर ट्वाइस ऑफ, इस बार ये आ जाएगा ठीक है। लास्ट टाइम क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है। जैसे लोअर सबस्क्रिप्ट यहाँ पे इवन आ रहा है, तो अगर n इवन होगा तो लास्ट टाइम यहाँ पे ये वाला ही आएगा। अगर n ऑड होगा तो ये n-1 इवन होगा तो लास्ट टाइम फिर ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ उल्टा हो जाएगा। इसलिए लास्ट टाइम लिखा नहीं कि वो n के हिसाब से अपने आप आ जाएगा, या तो ये वाला आएगा, एक जगह ये वाला आएगा, दूसरी जगह ये वाला आएगा, एंड दैट विल डिपेंड वेदर n इज़ इवन और ऑड, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कहने का मतलब क्या है, अगर ऑल्टरनेट टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो और बीच में सब जगह प्लस प्लस ये, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि कुछ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई जैसा एक्सपेंड करके उसका एक्सपेंशन लिखा होगा। x प्लस वाई और x माइनस वाई टाइप चीज़ को एक्सपेंड किया गया होगा। In particular,
अगर एक 1 ले लें और एक x ले लें तो ऐसे आ जाएगा 1 + x रेज़ टू पाई n का एक्सपेंशन ऐसे आएगा। x + y जो है उसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि x को कॉमन निकाल दें तो वहाँ 1 बन जाएगा और जो दूसरे वाला वेरिएबल है वो y/x बन जाएगा, तो वो भी इसी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम x + 1 की तरह ओपन करें तो इट विल बी लास्ट में जाके NCn x रेज़ टू पावर 0 NCn -1 इंटू x ऐसे आ जाएगा। इसमें x की पावर एक रिड्यूस हो रहा है। 1 - x रेज़ टू पावर n है तो उसको लिख सकते हैं NC0 - NC1x प्लस NC2x² माइनस एंड सो ऑन। लास्ट में n पे डिपेंड करेगा तो -1 रेज़ टू पावर n NCn x रेज़ टू पावर, कुछ भी नहीं x के -x रख दिया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -x की पावर n। अब -x की पावर n में -1 को अलग कर दिया और x को अलग कर दिया। अब अगर n इवन होगा तो लास्ट में प्लस आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर 1 हो जाएगा, तब तो ये प्लस आ जाएगा। अगर n ऑड हुआ तो -1 रेज़ टू पावर ऑड में -12 आ जाएगा, तब ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, नोट 5 या 6 जो भी था, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड 1 + x रेज़ टू पावर n में जो ये लिखा है NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन, तो इसका जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं NCR इंटू x रेज़ टू पावर सिग्मा के फॉर्म में, समेशन लिखा हुआ है। अब r बराबर 0 से n तक, ठीक है, तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो x रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, NC0 ये टर्म आ गया, फिर r बराबर 1 रखा तो NC1 x रेज़ टू पावर 1 ये आ गया, और सिग्मा का मतलब क्या है कि ऐड कर दिया इसको, ठीक है, फिर ऐसे NC2 x रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन ऐसे कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वाले को, फोर्थ 1 - x रेज़ टू पावर n को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक -1 रेज़ टू पावर r इंटू NCR इंटू x रेज़ टू पावर r। तो जैसे 1 + x रेज़ टू पावर n को एक्सपेंड किया, ये पूरी सीरीज आ जाएगी। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, सिग्मा के फॉर्म में ये आ जाएगा। अब उल्टा भी हो सकता है कि ऐसे कोई सीरीज लिखी हो और उसको आई विल कंबाइन टू राइट वन टर्म ऑफ दिस टाइप, ठीक है। अगर ऐसे सीरीज लिखी हुई है तो वो परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहली बात, जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा है उसमें ये n तो हमें ये बताएगा कि समथिंग रेज़ टू पावर ऊपर पावर क्या आएगा पूरा, तो ये वाला n तो यहाँ आएगा। तो अगर मान लिया जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो ऐसे लिखे 11C0 11C1 11C2 एंड सो ऑन, तो समथिंग रेज़ टू पावर 11 बनेगा, पहली बात। दूसरा, जो इसका लोअर सबस्क्रिप्ट r है वो वेरी कर रहा होगा ऑफ कोर्स, अगर ये भी वेरी ना करे ये भी वेरी ना करे तो ये तो एक नंबर फिक्स्ड आ जाएगा, ये वेरी कर रहा होगा और एक नंबर पे पावर वेरी कर रहा होगा जो यहाँ पे x की तरह काम करेगा, उस पर भी पावर वेरी करेगा। तो उल्टा बोला हमने कि यहाँ पे कुछ पावर वेरी कर रहा है, तो हमने क्या किया, इस r को और इस r को मैच किया, मतलब जो r यहाँ पे वही r यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे किया तब जो x आएगा ये, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, 1 + x में वो वाला x यहाँ पे आएगा। एंड लास्ट टर्म क्या है, इस r का वैल्यू 0 से n तक जाना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी रिटन एज दिस। अगर मान लिया इनमें से कोई टर्म मिसिंग है, 0 से चालू नहीं हो रहा, 2 से चालू हो रहा है, तो जो टर्म मिसिंग है उसको हम पूरे आंसर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो n डिसाइड करेगा पावर क्या है, लोअर सबस्क्रिप्ट और समथिंग रेज़ टू पावर जो पावर है वो मैच करना चाहिए r, और
इस r का वैल्यू हमने क्या बोला, 0 से चालू करके ये अपर सबस्क्रिप्ट जो n है वहाँ तक जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो जो जो भी टर्म मिस हो रहा है उसको हम अलग से ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया ऐसे लिखा है, ठीक है, 17c/3 प्लस 17c3 × 3 मान लिया 8 प्लस 17c4 × 11 ऐसे लिखा है मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा, तो सिग्मा, ठीक है। आर हम यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो 2 3 4 ये तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 17cr, ठीक है। अब ये 2 से चालू हुआ है तो हमारा भी r फिर 2 से ही चालू होगा, क्योंकि 2 रखने में पहला टर्म आना चाहिए, ठीक है। और डॉट 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 लिख के छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसका मतलब क्या है, जहाँ तक डिफाइन हो रहा है। तो 17c17 तक ही डिफाइन होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, 17c4 17c5 6 7 ऐसे करके 17c17 तक ही डिफाइन होगा, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट बड़ा नहीं हो सकता, तो 17c18 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 तक चले गए। अब 3 का पावर देखा, 5 और 3 8 और 3 11, तो APGP से इसका 3r हो गया जनरल टर्म, बट 2 रखने पे ये टर्म आना चाहिए, ठीक है। 2 से चालू करें और हमने बोला कि r जो है वो यहाँ से मैच कराएंगे, बट 2 रखने पे कितना हो जाएगा 6, I want 4, इसलिए -1। तो ये जो सीरीज़ है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब इसको हमें परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये जो पावर r है और जो यहाँ पे समथिंग पावर r है वो मैच करना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो समथिंग है वो x की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को समथिंग रेज़ टू पावर r चाहिए तो मैंने क्या किया, इस 3 को बाहर निकाल दिया, मतलब इसको तो अलग कर सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3r × 3 रेज़ टू पावर -1, 3 रेज़ टू पावर -1 इज नथिंग बट 1/3। तो उस 1/3 को हमने बाहर कर दिया, वो तो ये आ गया सिग्मा r बराबर 2 से 17। 3 रेज़ टू पावर a प्लस b को ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर a × 3 रेज़ टू पावर b, पावर पे ब्रेक हो जाते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 3r × 3 रेज़ टू पावर -1, 3 रेज़ टू पावर -1 को बाहर निकाल दिया। अच्छा, सिग्मा के जो वेरिएबल है, सिग्मा का जो समेशन वेरिएबल है वो r है। उसका मतलब क्या है कि हम r वाले टर्म को बाहर नहीं ले जा सकते, ये ठीक है, r से रिलेटेड किसी भी टर्म को हम बाहर नहीं ले जा सकते। तो ऐसा नहीं कि हम 3 रेज़ टू पावर 3r को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं, 3 रेज़ टू पावर -1 में कहीं r नहीं आया उसको बाहर ले जा सकते, ठीक है। फिर अंदर कितना बचा, 17cr 3 रेज़ टू पावर 3r। फिर दूसरा चीज़ हमने क्या बोला था परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए, कि ये r और यहाँ पे जो पावर r है वो मैच करना चाहिए। तो ये मैच कर जाएगा अगर हम इसको ऐसे लिख दें। तो अब समथिंग रेज़ टू पावर r है, ये r मैच कर रहा है, ये ठीक है। अब ये मैच करने से अब मेरे को क्या क्या पता लगा, देखो ये तो n की तरह काम करेगा, यहाँ पे पावर 17, ये x की तरह काम करेगा, x के ऊपर ही पावर r था ना, तो ये 1 + x में x की तरह काम करेगा। तो दिस इज़ 3 रेज़ टू पावर 3 मतलब 27। तो ये बेसिकली 1/3 तो बाहर छोड़ दिया, ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, 1 + 27 विच इज़ 3³ ये ठीक है, होल रेज़ टू पावर 17, ठीक है। फिर एक चीज़ चेक करना और बाकी बच गया अभी, कि जो r की वैल्यू है वो 0 से चालू होके 17 तक जानी चाहिए, ये ठीक है। बट यहाँ पे कहाँ से चालू हो रही है, 2 से। उसका मतलब क्या है कि कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, r बराबर 0 मिसिंग है, r बराबर 1 मिसिंग है, बाकी सारे टर्म है, ठीक है। और अपर सबस्क्रिप्ट तो 17 तक जा रहा है, तो ऊपर की साइड कोई मिसिंग नहीं है, केवल लोअर साइड पे 0 और 1 मिसिंग है। तो हमने इसमें क्या किया, 0 के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म जोड़ा, 1 के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म जोड़ा, फिर उन्हीं दोनों को घटा दिया, ठीक है। 0 इसमें रखा और जो भी टर्म आया वो जोड़ दिया। तो ऑफकोर्स 0 रखेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, 17c0 वो भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 जोड़ा, वो तो हमने इसके साथ मिला दिया। तो 0 और 1 वाला टर्म इसके साथ मिल के तो ये हो गया जो हमने ऐड किया।
वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस, इसी में हमने 0 रखा, तो 17c 0, 3 क्यूब रेज टू पावर 0, फिर इसी में 1 रखा। मतलब ऐसे मानो कि अगर ये दोनों टर्म भी होते तो फिर ये कंप्लीट एक्सपेंशन हो जाता, तो आंसर ये होता। ये ठीक, अगर ये दोनों भी होते बट ये दोनों इसके अंदर नहीं है तो आंसर भी इतना कम हो जाएगा, तो टोटल आंसर माइनस ये। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे बोल दो कि ये मान लिया अल्फ़ा बीटा है, तो हमने इसमें क्या किया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा करने से ये पूरा एक्सपेंशन बन गया फुल, वहाँ से तो ये आ गया, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ये। तो हमारा आंसर कितना हो गया, दिस इज़ 1/3, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28 रेज टू पावर 17, माइनस ये भी 1 ये भी 1, ये कितना हो गया, NC1 हमने बोला था n होता है, ये तो याद कर ही लिया, और ये 27 27, मतलब ये नेट आंसर हो गया हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ लिया, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लिया, क्वेश्चन 30C1 5 रेज टू पावर 41, ठीक है, प्लस 30C2 5 रेज टू पावर 40 और 7 क्यूब या 7 स्क्वायर। ये है आंसर। गिवन सम इक्वल्स टू, वही अपना सिग्मा के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले 1 2 3, ये तो सीधा सीधा रनिंग है, तो 30CR, ठीक है। बस R का वैल्यू 1 से चालू होगा, हमने बोला इसी से मैच कराएंगे, बाकी सब इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और डॉट डॉट करके छोड़ा है तो जहाँ तक डिफाइन होगा, कहाँ तक डिफाइन होगा, जब तक यहाँ 30 ना आ जाए, ठीक है। फिर 5 का पावर देखा, ये एक एक कम हो रहा है, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर माइनस R, कॉमन डिफरेंस -1 है, और R बराबर 1 रखने पे 41 आना चाहिए। तो R बराबर 1 रखेंगे तो ये -1 आ गया, और मेरे को 41 चाहिए, तो +42 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर एक दूसरा टर्म है 7, तो वो कितना है, 7 स्क्वायर 7 रेज पावर 4, दो पावर बढ़ रहा है। पहले टर्म में 7 रेज पावर 0 मान सकते हैं, तो दो पावर बढ़ रहा है, तो 7 रेज पावर 2R, और पहले टर्म में पावर 0 आना चाहिए, मतलब R = 1 रख के 0 आना चाहिए। R = 1 रखा, 2 आएगा, बट I रिक्वायर 0, तो इसलिए 2 घटा दिया। नाउ दिस इज परफेक्ट, ठीक है। अब I वॉन्ट्स 30CR समथिंग रेज टू पावर R, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस 42 को और इस 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये ऐसे आ गया, 5 रेज टू पावर 42 बाहर आ गया, 7 रेज टू पावर -2 बाहर आ गया। सिग्मा R बराबर 1 से 30, दिस इज 30CR इंटू, यहाँ कितना बचा, 5 रेज टू पावर -R, ये बचा 7 रेज टू पावर 2R। तो इन दोनों को ऐसे लिख के R कॉमन निकाल दिया, तो जब R अंदर लाएंगे तो ये 5 रेज टू पावर -R, ये वाला टर्म मिल जाएगा, 42 तो बाहर निकाल ही दिया, 7 रेज टू पावर 2R ये वाला टर्म मिल जाएगा, 7 रेज टू पावर -2 बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे लिए अब n का काम करेगा, ये हमारे लिए x का काम करेगा,
तो 1 प्लस एक्स रेशो पावर n मतलब 30 हो गया। r कहाँ से चालू हुआ है ये, मतलब ये दोनों मैच करानी था सबसे पहले तो हम यही करा रहे थे इतनी देर से। r बराबर कहाँ से चालू हुआ है 1 से, तो 0 वाला टर्म इज़ मिसिंग। 30 रखेंगे तो अपर 30 तक जा रहा है, तो ऊपर वाले साइड पे कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली आ गया 5 रेज़्ड टू पावर 42 अपॉन ये हो गया 49 7 स्क्वायर, और एक्सपेंशन किसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से 49/5 ये जो टर्म है 5 रेज़्ड टू पावर -1 मतलब 1/5, ये 7 रेज़्ड टू पावर ये n है 30 माइनस कौन सा टर्म मिसिंग है 0 वाला, जो टर्म मिसिंग है वो घटा दिया। तो अगर इसमें r बराबर 0 रखा तो 30 से 0 1 होता है, समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो 1 इज़ मिसिंग, तो ये रखते हैं। दिस इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़्ड टू पावर 42 अपॉन 49, और अगर इसको एलसीएम ले लें तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 54 अपॉन 5 होल रेज़्ड टू पावर 30 -1, ये आएगा आंसर। ये हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर।